पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए अभी हम लोग समस्तीपुर में पहुंचे हैं। पिछले करीब 300 दिनों में बिहार के करीब करीब 3000 गांवों में जाने का अवसर मिला है। सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। हम लोग की तरफ से ये भी प्रयास होता है कि स्थानीय मुद्दों को जितनी बेहतर तरीके से समझा जा सके और साथ में लोगों को ये बताया जा सके कि क्या कुछ करने से उनकी या बिहार की स्थिति सुधर सकती है। पिछले 8-9 महीनों का जो अनुभव रहा है उसमें जो सीखने को मिला कि उसके अनुसार बिहार में लोगों की नज़र में पलायन और बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या है। आप ये कह सकते हैं कि पलायन और बेरोजगारी बड़ी समस्या है, ये जानने के लिए गांव में जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो पटना में बैठे हुए हर आदमी को भी मालूम है। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, इस तरह की पदयात्रा करते हैं, तो आपको इस समस्या के विकरालता की समझ होती है, इसका जो आर्थिक सामाजिक पहलू है उसकी समझ होती है। जैसे मान लीजिए कि पलायन को जब हम पलायन की चर्चा करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये गरीब लोगों की समस्या है, गरीब लोग मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गाँव में जो समृद्ध लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए भी पलायन बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में शिक्षा और रोजगार दोनों न होने की वजह से जो गरीब है वो तो मजदूरी के लिए बाहर जा ही रहा है, जो आर्थिक तौर से समृद्ध है वो भी पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए किसी न किसी कारण से आपको बाहर ही जाना है। तो गांव में परिवार का जो एक परिवार की परिकल्पना थी वो धीरे धीरे खत्म सी हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब रह रहे हो। ज़्यादातर जगहों पर गांव में जब हम लोग जाते हैं तो या बूढ़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं या महिलाएं मिलती हैं। यही हाल करीब करीब बेरोजगारी का भी है। बेरोजगारी भी सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए भी अपने बच्चों के रोजगार की जो चिंता है वो बहुत बड़ी है। बेरोजगारी और पलायन के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली वो स्वाभाविक तौर पर खेती से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पर आश्रित है, तो खेती को लेकर यहाँ बहुत बड़ी जो समस्या है, किसानों की आज जो स्थिति है यहाँ बिहार में, बोलचाल की भाषा में लोग बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, रोजी रोजगार व्यापार नहीं करता है, तो खेती करके अपना जिंदगी चला पाना, परिवार चला पाना करीब करीब असंभव है। जो लोग भी पूर्णतः खेती पर आश्रित हैं, उनको अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की शादी आ जाए, तो 5 वर्ष में उनको 2-4, 5-10 कट्ठा जमीन बेचना पड़ेगा। खेती की जो यहाँ समस्या है उसके पीछे जो मूल 3 कारण समझ में आता है। पहला तो ये है कि पानी की जो व्यवस्था है, जल संसाधन की जो यहाँ जल का प्रबंधन है वो बिल्कुल ही बेकार है। या तो लोग बाढ़ से प्रताड़ित हैं या फिर उनके यहाँ सूखे से की समस्या है। अभी आपके प्रखंड में ही जब मैं पिछले 5 दिनों से चल के आ रहा हूँ तो बांध के एक किनारे लोग एक ही फसल ले पाते हैं, क्योंकि बाढ़ आता है, पानी फंसा रहता है, चवर का पानी निकलता नहीं है। उसी बांध के दूसरी ओर लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, इतनी समस्या है। रोड के एक साइड बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, रोड के दूसरे साइड सूखे से प्रभावित हैं, और दोनों ओर जो किसान है वो एक से ज्यादा फसल नहीं ले सकता है। तो ये समस्या आपको पूरे बिहार में हमको कम से कम देखने को मिली है। जल बाढ़ की बात तो होती है, लेकिन जो जल जमाव की समस्या है, चवर की समस्या है, वो भी सिवान में, छपरा में, वैशाली में और अभी समस्तीपुर में भी मैं देख रहा हूँ। एक बार पानी आ गया तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो पानी निकलना नहीं है। हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो चवर की समस्या की वजह से, जिसमें फसल या तो एक ही होता है या वो भी नहीं होता है। तो बाढ़ आधी से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित है, जो बाकी बच गई वो या तो सूखा है या जल जमाव के समस्या से परेशान है। इसके अलावा कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है चंपारण में आप देखेंगे, वहां पर नदियों की जो धारा बदलती है, नदियों के अपने रास्ते को मोड़ने की वजह से भी हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया है। हर साल नदी अपना रास्ता बदल देती है, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। अभी समस्तीपुर में भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में विस्थापित धमाउन के आगे से लोग मिले,
जो आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले कटाव की वजह से विस्थापित हो गए। सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली, और कोई एक सरकार की बात नहीं है, पिछले 30-40 साल में कई सरकारें आई और गई, लेकिन उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जमीन कट गया, जमीन विलीन हो गया, अब लोग भाग कर आकर अपनी नई जिंदगी नई तरीके से शुरू कर रहे हैं। पानी के बाद जो किसानों की एक तात्कालिक समस्या है, खाद बीज का काला बाजारी, यूरिया की जो समस्या यहाँ पिछले 8-9 महीनों से हम लोग सुन रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी किसान को 260-270 रुपए में यूरिया नहीं मिलता है। 500 से लेकर 1200 रुपए तक लोग यूरिया की कीमत दे रहे हैं। और इसके बाद भी जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी, जल प्रबंधन, यूरिया की खराबी, जमीन में जो परेशानी है, भ्रष्टाचार, इन सब के बाद भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जो कुछ भी किसान यहाँ उपजा रहा है उसको उसकी फसल की लागत मूल्य भी नहीं मिल रही है। जैसे जितने समय मैं पैदल चला हूँ, इसमें हमने धान की कटाई देखी, धान और गन्ने की कटाई देखी, और गेहूं की भी कटाई देखी है। गेहूं इस साल भगवान की कृपा से लोगों को गेहूं का अच्छा भाव मिला है, लेकिन धान के केस में सरकारी मूल्य है 2050 रुपया, और ज्यादातर लोगों ने धान बेचा है 1200 से 1500 रुपया। ये अगर आप आंकड़ों में देखेंगे बिहार में, तो पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी मूल्य पर खरीदा या बेचा गया है। मतलब अगर 100 क्विंटल धान बिहार में पैदा हुआ तो सिर्फ 13 क्विंटल धान को ही समर्थन मूल्य मिला, बाकी 87 क्विंटल जो धान है वो समर्थन मूल्य से 20-30-40% कम दाम पर लोगों को बेचना पड़ रहा है। एक इकोनॉमिक अनुमान के अनुसार बिहार में सरकारी मूल्य, समर्थन मूल्य पर या फसलों के उचित दाम न मिलने की वजह से यहाँ के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया हर वर्ष का नुकसान है। अगर सरकार जो फसल हो रहा है, बाढ़, सूखे, परेशानी, कालाबाजारी के बाद भी जो फसल लोग यहाँ पैदा कर रहे हैं, अगर उसका सही भाव मिल जाए तो बिहार के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलना चाहिए था। तो ये किसानों की एक बदहाली है यहाँ पर। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ हम लोग बैठे हुए, देखिए स्कूल है, ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं रही है। हम लोग भी यही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर कुछ स्कूल ऐसे जरूर होते थे सरकारी, जिनके बारे में लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ पढ़ाई करके लोग जीवन अपना सुधार सकते हैं। धीरे धीरे समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त कर दी गई। समता मूलक शिक्षा व्यवस्था से मेरा मतलब ये है कि हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल खोलने का जो प्रोग्राम है, स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बना दी गई है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। और ये मुझे पूरे बिहार में अभी तक जहाँ तक मैं घूमा हूँ हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये जो बिल्डिंग का जो आधारभूत जो व्यवस्था है, बिल्डिंग, मैदान, क्लासरूम, शिक्षक और बच्चे, इसका जो समायोजन टूटा, उसकी वजह से बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कई लोगों को लगता है कि जो टीचर है वो अच्छा नहीं है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई बिहार में। ये उस पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप बिहार में स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही क्योंकि शिक्षक अच्छे नहीं है, लेकिन फिर कोई किसी को पूछना चाहिए कि भाई कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, जहाँ जो विश्व प्रसिद्ध थे, वहां पर तो शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो बिल्डिंग पहले से है, क्लासरूम बना हुआ है, फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना, हर जगह एक बिल्डिंग बना दिया, वहां शिक्षक है कि नहीं, पढ़ाई है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। इन तीनों चीजों के साथ जो सरकार के बारे में और 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोग बता रहे हैं। पहली केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है यहाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। अभी तक पूरे बिहार में 1 साल के करीब घूमने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं, 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। 1 किलो अनाज व्यवस्थित तरीके से चोरी की भेंट चढ़ रहा है।
और उसकी वजह यह है कि जो अनाज आता है प्रखंड के स्तर पर, इसमें कोई 30 से 35 रुपए 40 रुपए तक प्रति क्विंटल के दर से उस पर कमीशन काटा जाता है। और इस लूट में सारे जनप्रतिनिधि करीब करीब सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं, विधायक इंक्लूडेड। कई ज्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि विधायक जी भी उसमें 6 रुपए 7 रुपए प्रति महीने अपना जो उनका हिस्सा है वो लेते हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ज्यादातर लोग हम लोग को जो रास्ते में मिले वो प्रधानमंत्री आवास योजना के बजाय इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी अभी हैं नहीं समाज में, लेकिन जो लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या जिनको लाभ मिला है, वो बताते हैं कि इस योजना में 20,000 से लेकर 30 से 35,000 रुपया प्रति लाभार्थी पैसा देना पड़ता है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी आपको 20,000 रुपया तो पदाधिकारियों को देना ही देना है। जो 3 किस्त में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जा रहा है, उसमें नाम लिखने से लेकर अंतिम किस्त जारी होने तक हर में 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जहां पर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां पर लोगों को 30, 35, 40 हजार रुपए तक इंदिरा आवास के लिए देना पड़ रहा है। तीसरी एक जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है जिसकी चर्चा हम लोग सब करते हैं, वो है स्वच्छ भारत अभियान और उसके अंतर्गत बनने वाला शौचालय। तो बिहार में भैया सारे गांवों में मुझे ऐसा लगता है कि आज भी खुले में शौच बिहार के लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। 3,000 से ज्यादा गांव तो हम खुद पैदल चल के गए हैं। हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां गांव से निकलते वक्त आपको नाक पर गमछा न बांधना पड़े। वैशाली में और कुछ हद तक अभी समस्तीपुर के भी जिन ब्लॉक में भी प्रखंड में मैं गया हूं, यहाँ स्थिति कुछ बेहतर है। गोपालगंज में भी कुछ स्थिति बेहतर दिखी। अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थिति है, लेकिन एक व्यवस्था जो हर जगह लोगों ने बताया कि जिसको भी सरकारी योजना के अंतर्गत शौचालय लेना है उसको 2,000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों को घूस देना है। उसके बाद अधिकारी को ये मतलब नहीं है कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो ODF के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ओपन डेफेकेशन फ्री का जो सर्टिफिकेट दिया गया है, ये पदाधिकारी और लोकल जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जारी कर दिया है। इसका जमीन की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। चौथी एक जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है जिसने मुझे जमीन पर बहुत आश्चर्यचकित किया है, वो है मनरेगा। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बिहार के हर गांव प्रखंड में मुझे मनरेगा से जुड़े हुए काम या उससे जुड़े हुए लोग मिलेंगे। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि पिछले 9-10 महीनों में मुझे मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक कोई दिखा ही नहीं है। कुछ जगह पर लोग बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि पंचायत के भवन में या आंगनवाड़ी सेंटर के बनाने में मनरेगा के फंड का उपयोग किया गया है। लेकिन मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसको करीब करीब जमीन पर भुला दिया गया है। लोगों ने उस योजना को करीब करीब बंद ही कर दिया है, थोड़ा बहुत लूट खसोट के लिए रह गया है। ये आंकड़ों में भी आपको दिखेगा। पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब अगर 100 रुपया मजदूरी के लिए मनरेगा में दिल्ली से आ सकता था तो उसके बदले में सिर्फ 40 रुपया ही आया। और जो पैसा मनरेगा में आया, लोग बताते हैं कि मनरेगा में PC का दर, चोरी का दर है 40%। तो मतलब 10 रुपया की जगह 4 रुपये आया और उस 4 रुपया में भी 40% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2 या 2.5 रुपया ही लोगों तक पहुंच पाया है। तो ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिस पर लोगों ने बताया, मैं आपसे साझा कर रहा हूं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाओं में सबसे चर्चा 7 निश्चय की होती है। 7 निश्चय की जो बड़ी योजनाएं थी वो जमीन पर कहीं लागू ही नहीं है। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना, पहली योजना थी बेरोजगारों के लिए 1,000 रुपए मासिक सहायता। इस योजना को न कभी किसी ने शुरू किया, न कभी इसका किसी को लाभ मिला, क्योंकि अभी तक हमको कोई इसका लाभार्थी मिला नहीं है। योजना में यह बताया गया था कि 18 साल से 25 साल तक के हर युवा को जब तक रोजगार न मिले उसको हर महीने सरकार की ओर से 1,000 रुपया मिलता रहेगा। मुझे अभी तक इसका कोई लाभार्थी नहीं मिला है। दूसरी योजना 7 निश्चय की थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ये प्रावधान किया गया था कि 12वीं के बाद जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं
उनको अपने परिवार से आर्थिक मदद न लेना पड़े, इसके लिए बैंक उनको सस्ते दर पर पैसा देंगे ताकि बच्चे अपने बल पर पढ़ाई पूरी कर सकें और रोजगार मिलने के बाद उस पैसे को वापस कर सकें। इस योजना के तहत जब बनाया गया था तो अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकारी दावों को भी अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 10 लाख से कम विद्यार्थियों को ही इसका लाभ अभी तक मिला है। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को भी भुला दिया है। पत्रकार बंधु भी ना इस पर कोई सवाल करते हैं, ना इस पर कोई टीका टिप्पणी होती है। 7 निश्चय की जिस योजना की सबसे ज्यादा चर्चा गांव देहात में और आप लोग करते हैं वो है नल जल की योजना। सरकार का अपना वेबसाइट पर दावा है कि करीब करीब 70% नल जल योजना काम कर रही है। जमीन पर जो हम लोग देख रहे हैं करीब करीब 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो वो ठीक से बनी नहीं, या बनने के बाद चला नहीं, या चलकर थोड़े दिन के बाद बंद हो गया। उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गलती हुई, वो तो एक बात है। एक जो बड़ी समस्या नल जल योजना को लेकर हम लोग को देखने को मिली, जिसकी चर्चा कम हो रही है, एक तो जिसने जो उस समय वार्ड सदस्य था, जिसने नल जल योजना बनाई या बनाने की जिस पे जिम्मेवारी थी, या तो उसने अपने ही जमीन पर उस योजना को खड़ा कर दिया। तो जब नतीजा ये हुआ कि जब वो वार्ड सदस्य अगली बार चुनाव हारा, तब वो हैंड ओवर करने को तैयार ही नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि लोगों को ये भ्रम फैला दिया गया कि जिसके जमीन में ये योजना लगेगी उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। स्वाभाविक तौर पर उसको नौकरी मिली नहीं है, तब वो योजना को चलने नहीं दे रहा है, उसका ताला चाबी लेके बैठा हुआ है। और शादियों में या गांव के किसी कार्यक्रम में कई लोग तो पानी का कारोबार भी कर रहे हैं वही नल जल योजना चलाकर। नल जल योजना के अंतर्गत जो बोरिंग पंप लगा है उसका पानी निकाल कर लोग उसका व्यापार कर रहे हैं। कुछ और समस्तीपुर में हमको 2-4 समस्याएं देखने को मिली, कुछ पीछे के जिलों में भी, कि जो दलित समाज के लोग हैं उनके टोलों तक अगर बीच में पड़ने वाली जमीन दबंगों की है या सवर्ण जातियों की है, तो सब कुछ होने के बाद भी उन जमीन से होकर वो पाइप गुजरने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से कि ज्यादातर दलित टोलों में ये नल जल योजना का नल का जो कनेक्शन है वो पहुंचा ही नहीं है। नल जल योजना के बाद एक और जो बड़ी योजना है वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना। जिस समय 7 निश्चय बनाया गया था 2015 में, उस समय अनुमान था कि करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे ताकि बिहार के हर घर से नाली का पक्कीकरण किया जा सके। उस नाली को बाहर लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और फिर उस बड़े नाले के जरिए पानी को निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। जो मैं पिछले 2,500-3 हजार गाँव में मैं देख कर आ रहा हूँ, कहीं पर भी घरों में नालियों के पक्कीकरण की बात नहीं है, उसकी तो कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। गांव में कुछ जगह बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए हुए सड़क के किनारे नाले दिखते हैं, लेकिन उन नालों में ना घर से पानी लाकर डालने की व्यवस्था की गई है, न उन नालों से पानी को निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो नाले हैं या तो बंद पड़ गए हैं या कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां तक ग्रामीण गलियों और सड़कों की हालत है, उसके बारे में जितना कम कहा जाए वो अच्छा है। कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि नीतीश जी के राज में सड़कों की स्थिति सुधरी है, तो निश्चित तौर पर सड़कों की स्थिति सुधरी है। जिले के स्तर पर स्टेट और नेशनल हाईवे में सुधार हुआ है, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की स्थिति है उसकी स्थिति वही है जो करीब करीब लोग बताते हैं लालू जी के जंगल राज में होती थी। लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अभी जब थोड़ी बहुत बरसात की पानी हुई है, हम लोग गुजर रहे हैं, शायद ही कोई बिल का आना। लोग बता रहे हैं कि 2,000 से लेके 6,000, 8,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक भी लोगों को बिल आया है। एक बार आपका बिल गलत आ गया तो आप डिस्कॉम का चक्कर लगाते रहिए, लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए, आपके पास कोई गुंजाइश है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बढ़ी हुई और गलत बिजली का जो बिल है वो समाज के नजरिए से एक बड़ी समस्या के तौर पर अभी लोग बता रहे हैं। इसके अलावा जो लोग रास्ते में चलते हुए सबसे ज्यादा जिन 3 चीज की चर्चा करते हैं वो है अधिकारियों का जो की मनमानी है, अफसरशाही। ये जो शब्द है, जहां भी जाइए, गरीब हो, अमीर हो, जनप्रतिनिधि हो, हर आदमी कह रहा है कि बिहार में भैया अफसरशाही बहुत है।
जो अफसर चाहेंगे, जो सरकारी पदाधिकारी चाहेगा वही होगा। दूसरा जो है भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे जमीन का रसीद कटाना हो, थाने में एफआईआर करना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि लोगों को पैसा न देना पड़े। और तीसरा बिहार में जो शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिला है वो है पीसी। सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो या राज्य की हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक पीसी का काटा जाना भी बिहार में आज सच्चाई है। तो अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, मुझे लगता है कि ये तीन सबसे बड़े कोढ़ के तौर पर लोग डेली बेसिस पर बता रहे हैं। मेरा जो अनुभव छोटा मोटा है जो हमने आपसे साझा किया, अब आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से देखा जा रहा है कि खेती पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयानबाजी आपस में जारी है, क्या इसको देखते हैं? भाई, शिक्षा को लेकर जब आप इस तरह के रोज नए नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केओस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे, सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल, 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो ये मुख्यमंत्री की अपनी अदूरदर्शिता है और सरकार में फुटबॉल चल रहा है। 40,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है शिक्षा पर, यहाँ 40,000 करोड़ प्रति वर्ष, और 40 बच्चे भी ढंग से पढ़कर यहाँ निकल नहीं रहे हैं। अब उसमें मुख्य सचिव जी को जो कहना है कह ले, मंत्री महोदय को जो कहना है वो कह ले, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर नहीं है। आपस में लोग लगे हुए हैं कि मेरी बात मानी जाए, कि मेरी बात मानी जाए। अंततः सबसे ज्यादा नुकसान बिहार की जनता का, बिहार के गरीब बच्चों का है, और उसके साथ शिक्षा व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे अध्यापक हों, प्रशासक हों, प्रबंधक हों, उन सब का नुकसान है। वो तो सबको दिख ही रहा है। 18 जुलाई को एनडीए का बैठक है जिसमें संभावना जताई जा रही है कि 10 से ज्यादा पार्टी एनडीए का हिस्सा होगी। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है भाई। जब देखिए, मैं जो काम पहले करता था, मेरा अपना स्वभाव है कि मैं उन बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं जिस पर मैं सीधे तौर पर न जुड़ा हुआ। मैं जब बिहार के बाहर राजनीति से जुड़ा हुआ था, यही काम करता था, तो देश की राजनीतिक परिस्थिति पर लोग सवाल पूछते थे और उस पर मैं जवाब देता था। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से मैं बिहार में हूँ। मेरा एनडीए में क्या हो रहा है कि यूपीए में क्या हो रहा है उससे कोई सरोकार आज के तारीख में है नहीं, तो मैं उस पर क्यों टीका टिप्पणी करूं। मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं जो मैं अपनी आंख से बिहार के गांव में देख रहा हूं। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर मैं टीका टिप्पणी करूंगा। केरल में क्या हो रहा है, कौन एनडीए में आ रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये जैसे सामान्य देश के नागरिक होने के नाते आप पढ़ते सुनते हैं, वैसे हम भी देखते पढ़ते हैं।
उस पर कोई मैं टीका टिप्पणी करूं ये जरूरी नहीं है। बिहार में सर कानून व्यवस्था का सवाल है। जन सुराज पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर राज्य बनाना है। और वैसी स्थिति में ये जो परिवर्तन जो वर्तमान जो स्थिति आपने देखा है 3000 गांवों की यात्रा की है, ये परिवर्तन तभी संभव है जब लोकतंत्र में वोट देने की बात हो। ये परिवर्तन जिस परिवर्तन के साथ हम चलना चाहते हैं, तो जब तक किसी राजनीतिक दल का गठन नहीं हो जाता है, इस परिवर्तन के साथ कैसे जाया जाएगा। अभी आपकी पदयात्रा चल रही है, संभवतः शेष बिहार और बचा हुआ है और लंबा समय चलेगा। तब तक जो है लोकसभा का चुनाव भी दस्तक देगा, बिहार विधानसभा का चुनाव दस्तक देगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों के लिए एक जो विकल्प है राजनीतिक दल की, उसका स्वरूप आपको प्रदान करें। ये आप पहले जिस दिन पदयात्रा की घोषणा की गई है, पिछले वर्ष 5 मई 2022 को जब मैंने घोषणा की जनसुराज अभियान की, तभी बताया कि इस पूरे प्रयास में का लक्ष्य जो है वो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना है, जिसमें दल बने, एक राजनीतिक दल हो, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति बैठकर पटना में न बनाए। दल बनाने से पहले पूरे समाज के में जाकर पदयात्रा करके या अन्य माध्यमों से लोगों से मिला जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है, उन लोगों को साथ में लिया जाए जो साथ में चलना चाहते हैं, एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसी काम में तब से ईमानदारी से लगे हुए हैं, बिना एक दिन रुके हुए, बिना घर गए हुए, बिना कहीं छुट्टी मनाए हुए, रात दिन उसी में लगे हुए हैं। दल बनाने के लिए जरूरी तो नहीं है कि पहले पटना में बैठ के दल बना लें तभी प्रयास किया जाएगा। मेरी अपनी सोच ये है, और जो पदयात्रा के शुरुआत में, इस अभियान के शुरुआत में हमने बताया है कि जब तक आप समाज को निचले स्तर पर जाकर समझेंगे नहीं, लोगों को अपनी बात रखेंगे नहीं, उन लोगों में से जिनमें साथ में चलने की क्षमता है, जज्बा है, इच्छा है, उनको साथ में लेकर चलेंगे नहीं, तब तक कोई नई बात बनेगी कैसे। आपने कहा लोकसभा का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव है उस समय देखा जाएगा। आपने देखा कि जब पदयात्रा हमने 5 जिले में करी, उस दौरान वहां पर एक उपचुनाव हुआ एमएलसी का, तो जो लोग इस पदयात्रा से या इस सोच से जुड़े हुए हैं, सबने मिलकर एक उम्मीदवार का चयन किया और उस उम्मीदवार को निर्दलीय के तौर पर लड़ाया गया और उसको विजय भी मिली। दोनों एनडीए और यूपीए के बड़ी बड़ी ताकतें धराशायी हो गई। तो मेरा अपना नजरिया ये है कि अगर आप आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो जब तक समाज को जाकर निचले स्तर पर उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, तो सिर्फ पटना में या दिल्ली में बैठकर दल बना लेने से और कुछ नेताओं को अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लेने से आप कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये एक सोचा समझा प्रयास है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि ये कल हो जाए कि परसों हो जाए। जब भी होगा, जिस फॉर्म में भी होगा, दल तो बनेगा ही, दल तो बनेगा, लेकिन उस दल का स्वरूप क्या होगा, उस दल में कौन से लोग होंगे, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसको चलाया कैसे जाएगा, इन बातों को तय करने के लिए ही तो गांव-गांव जा रहे हैं। अभी तो आपसे कोई पूछता ही नहीं है। आप जिस जिले में पत्रकारिता करते हैं, समस्तीपुर में, आप जरा समस्तीपुर की स्थिति देखिए। यहाँ 10 विधानसभा है और 2 लोकसभा के आपके प्रतिनिधि हैं, सब के सब लोग बाहरी है, किसी दल का जीता हुआ हो, सब का सब आदमी इस क्षेत्र के बाहर का है। तो समस्तीपुर की जो 30 लाख से ज्यादा की जनता है, उसका कोई विवेक नहीं है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है, कोई समस्तीपुर जिले में ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो यहाँ विधायक बन सके, एमपी बन सके। ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी दल विशेष की बात नहीं है भाई। एमपी चाहे भाजपा का हो या एमएलए आरजेडी का हो, दोनों ही बाहर के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि निचले स्तर पर किसी से कोई बात करना चाहता नहीं है। दल जिसको नामित करके ऊपर से भेज देता है, जनता मजबूरी में उसी को वोट करती है, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प है नहीं। लेकिन मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि 30 लाख से ज्यादा की जनसंख्या में समस्तीपुर में कोई एक भी ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो यहाँ विधायक बन सके, स्थानीय प्रतिनिधि बन सके। ऐसा कैसे है कि 10 में 10 विधायक बाहर का है, दोनों एमपी बाहर के हैं, अलग अलग दल के हैं, फिर भी बाहर के हैं। भाई पैसा अगर समस्तीपुर के लोगों के पास नहीं है विधायक बनने का, तो वैशाली के लोगों के पास पैसा, ऐसा बात तो है नहीं भाई। दल ने जिसको भी भेज दिया, उसको समस्तीपुर की समझ हो या ना हो, समस्तीपुर के समस्याओं से लोगों से वो जुड़ा हो या ना हो, आप दल के नाम पर आंख बंद करके वोट देते हैं, उसीलिए ये परेशानी है। उसी चीज को बदलने का प्रयास है कि अगर समस्तीपुर से मोदी
मोहद्दीपुर से या मोरवा से अगर चुनाव आपको लड़ना है, लड़ाना है, तो आपको मोरवा में जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जिनके लिए समाज के मन में आदर का भाव है, जो मोरवा की परिस्थितियों को समझते जानते हैं, जो वहां के लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं। फिर अगर वो तैयार होंगे और सब मिलकर दल बनाएगा, तो मुझे लगता है कि वो मोरवा का या मोहद्दीपुर का या सराय रंजन का बेहतर प्रतिनिधित्व कर पाएगा। एक क्वेश्चन है कि तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर एक बार फिर लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने की संभावना, इस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। आप जिस दिन से यात्रा शुरू किए हैं, आप शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात, एक कलेक्टर हो या चपरासी हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में बिहार में क्यों नहीं पढ़ता है? मेरे भाई, मैं शिक्षा पर जोर दे रहा हूँ ये आपको लग रहा है। मैं सिर्फ एक चीज पर जोर दे रहा हूँ कि बिहार के लोग इस बात को समझें कि जब तक आप अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या खत्म होने वाली नहीं है। वोट आप चाहे जिसको करें, लोकतंत्र में आप किसको वोट करते हैं इसकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन उसका महत्व इतना नहीं है जितना इस बात का महत्व है कि वोट किस बात के लिए दिया गया है। बिहार में वोट चाहे आप भाजपा को दीजिए या महागठबंधन को दीजिए, वोट आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर विकास, रोजी रोजगार, फैक्ट्री के लिए नहीं दे रहे हैं। आप भाजपा को दे रहे हैं तो राम मंदिर हिंदू के नाम पर दे रहे हैं, महागठबंधन को दे रहे हैं तो जाति के नाम पर दे रहे हैं। अपने बच्चों के लिए लोग यहाँ वोट नहीं करते। यही वजह है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जन सुराज अभियान का जो एक प्रयास है कि गांव गांव जाएं, लोगों को समझाएं कि भाई आपने देश के नाम पर वोट दिया, नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर वोट दिया। अब समय आ गया है कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए और बच्चों की जिंदगी को सुधारने के लिए वोट दीजिए। और बच्चों की जिंदगी तभी सुधरेगी जब बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, रोजगार के अवसर हो। नाली गली बनने से, 5 किलो अनाज लेने से, अयोध्या में राम मंदिर बनने से बिहार में बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरने वाली है। और यही बात इस अभियान के जरिए सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर की बात तो दूर, भाई देखिए, आप जो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो भैया ये बताइए कौन सा अधिकारी बीमार पड़ता है तो बिहार के अस्पताल में जाता है? भाई ये जो बिहार में शासन है, ये तो नेताओं का शासन है, उनके लिए अच्छा राज है। अगर लालू जी की तबीयत खराब हुई तो वो तो सिंगापुर के हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा रहे हैं। बिहार में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वही किडनी की बीमारी है। कितने लोगों की इतनी ताकत है कि वो सिंगापुर जा सकते हैं? अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
लालू जी की चिकित्सा सबसे अच्छे अस्पताल में होनी ही चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में सामान्य लोगों के लिए भी तो चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। वही हाल पढ़ाई का है। जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं उनके बच्चे ना यहाँ पढ़ते हैं, ना उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो यहाँ के अस्पताल में जाएंगे। नीतीश जी को अगर अपना इलाज कराना हो तो वो भी दिल्ली एम्स में जाएंगे। तो बिहार में एम्स की पर जब उनका खुद का भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता का क्या हालत होगा? आप बताइए। अभी हम पीछे यहाँ एक बहुत बड़ा गांव है आपके इलाके में, दमौन। लोग बताते हैं कि भैया हम लोग तय करते हैं कि यहाँ पर विधायक कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। मैं उस गांव में जाकर रुका हुआ था, तो गांव के लोगों से बातचीत में लोगों ने ये बताया कि हम ही लोग तय करते हैं कि यहाँ पर विधायक मंत्री कौन बनेगा। और वही गांव के लोग बता रहे हैं कि भैया 30 साल से हम लोग एक अस्पताल का मांग रख रहे हैं, वो आज तक नहीं बना। 50,000 की आबादी वाले उस गांव में 5 पंचायत है। 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले उस गांव में एक सब सेंटर, एक अस्पताल नहीं है। 50,000 लोग वोट देने को तैयार हैं, लेकिन अपने अस्पताल के लिए नहीं, जाति के लिए, धर्म के लिए, पैसे के लिए, जिस चीज के लिए भी। तो कैसे अस्पताल बनेगा भाई? दोष आपका और हमारा है। आप नेता को क्यों दोष दे रहे हैं? आप कल होकर हमारा भी चुनाव कर दीजिएगा और हम जान जाएंगे कि बिना काम किए हुए भी हमको वोट मिलेगा, तो हम काम क्यों करेंगे? तो बिहार की जनता काम पर वोट करती नहीं है। वो चाहे मोदी जी हो या लालू जी हो, नीतीश जी हो या प्रशांत किशोर हो, आप काम चाहते ही नहीं है। आप तो ये चाहते हैं कि हमारे जाति का आदमी बन जाए, हमारे धर्म का आदमी बन जाए। आप भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट करते हैं, आप राम मंदिर के नाम पर वोट करते हैं। आप बिहार में विकास के लिए तो वोट कर नहीं रहे, तो काहे गाना गा रहे हैं झूठ मूठ का कि यहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। आपको स्कूल अस्पताल चाहिए कहाँ? आपको तो अयोध्या में राम मंदिर चाहिए, आपको पुलवामा में पाकिस्तान को सबक सिखाना है। गांव गांव में जाकर पूछिए वोट क्यों दिए थे 2019 में, तो कहता है मोदी जी का चेहरा देख के दिए थे। अरे भाई, तो मोदी जी का चेहरा देख कर दिए थे, तो अब काहे के लिए रो रहे हैं कि रोड नहीं है और सड़क नहीं है? ऊपर देखकर आपने वोट दिया तो नीचे चलिएगा तो ठोकर लगेगा ही, गड्ढे में गिरिएगा ही। लोग गाली दे रहे हैं अपने प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों का। अब फिर आप पूछिए कि आपने वोट इनको क्यों दिया, तो कहता है भैया इनको थोड़े दिए थे, तो मोदी जी को दिए थे। तो फिर अब जाइए मोदी जी से अपना बाढ़ का हिसाब कराइए, स्कूल अस्पताल की व्यवस्था कराइए। सरकार की छाप में आपने सवाल चर्चा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर के, इसको किस नजरिए से? भैया बेकार की बात है। एक रूपता, एक सीमा से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कानून हो, संस्कृति हो, कल्चर, जिस भी क्षेत्र को भी ले लीजिए, पर्यावरण हो, एक रूपता, एक सीमा के आगे प्रकृति के अपनी जो भावना है उसके विपरीत है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। वहां आप चाहेंगे कि हर व्यक्ति एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह का खाना खाए, एक ही तरह से पूजा करे, एक ही तरह के कानून को माने, ये संभव नहीं है। संविधान के तहत जो प्रावधान है उसको मानना चाहिए। उसमें समय समय पर लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं के अनुसार सुधार होता रहता है। जहां तक यूसीसी की बात है, तो भाजपा के प्राथमिकताओं में आज से नहीं 30 साल से रहा है। स्वाभाविक तौर पर राम मंदिर, 370 और यूसीसी पिछले 30-40 साल से वो बात करते रहे हैं। जब जनता ने उनको वोट दिया, उन पर विश्वास जताया, तो उन्होंने राम मंदिर और 370 लागू किया। अब तीसरा नंबर यूसीसी का है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता वोट देगी तो स्वाभाविक तौर पे वो अपना एजेंडा लागू करेंगे, सही हो या गलत, आपको हमको मानना पड़ेगा। सर, बिहार के कानून व्यवस्था का हाल ये है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, अन्य तरह की घटनाएं घट नहीं जाती। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर बिहार में इसी लचर स्थिति के? देखिए, जब महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में ये आशंका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो गृह विभाग है, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का वो फोकस यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था पर है नहीं। अपनी राजनीतिक मजबूरियों में, अपनी राजनीतिक उहापोह में वो पड़े हुए हैं, कभी भाग कर इधर, कभी पलट के उधर। तो जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाएं, किसको जोड़ें, किसको हटाएं, कैसे सरकार बचाएं, कैसे कुर्सी बचाएं, तो आपके पास समय कहाँ है कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा। दूसरी वजह कानून व्यवस्था बिगड़ने की है
शराबबंदी का कानून, ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया, एक तो इसमें खाली शराब का दुकान बंद हुआ, घर घर शराब तो बिक ही रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन जो है उसकी प्राथमिकता शराबबंदी हो गई। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। तो जब प्रशासन व्यवस्था पूरा शराब पर ही लगा रहेगा तो सामान्य जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बिगड़ेगी। और तीसरा, जब भी राजद किसी भी गठबंधन में रहा है तो लोगों का अनुभव, लोगों का अपना जो मानना है कि राजद जब सरकार में रहती है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। और वही चीज आप बिहार में देख रहे हैं। पिछले 3, 4, 5 महीनों से स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।